नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्लाइमैक्स टेल्स की नई साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज बुध ग्रह प्यार, परछाई और मानव अंत में। पिछले एपिसोड में वैज्ञानिकों की टीम बुध ग्रह पर अपना पहला मिशन शुरू करने गई थी। वहां अचानक इरा नाम की एक रहस्यमयी एलियन मिली और मिशन के दौरान एक बहादुर वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी। अब एक ठंडी कोहरे से घिरी काली सुबह है और हमारी कहानी दूसरे एपिसोड में आगे बढ़ती है। आदित्य, नायना और बाकी टीम बेस में इकट्ठे खामोशी से पहले दिन की तैयारी कर रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर थकान और भय के निशान हैं। सभी तैयार हैं। जीवन समर्थन प्रणाली और सूट्स चेक कर लिए जाएं। जैसे ही सूरज की तीव्र रोशनी फैलने लगेगी, हमें तुरंत बाहरी जांच के लिए निकलना है। नायना विजान चिकित्सक, आदित्य राहुल का सूट अभी भी यहीं है। वह एक खाली रूम में पड़ी सदी हुई स्पेस सूट की ओर इशारा करती है। उसने उसने हमें छोड़ दिया है। विक्रम कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए, हर कोई शांत। राहुल की मौत सच है, लेकिन अब हम जीवन दान वाले बचे हैं। मैं तंत्रिका प्रणाली की चेकलिस्ट दोबारा चेक करता हूँ। हमारी बेस मैत्री की समर्पित ऊर्जा स्थिर है, लेकिन तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हमें समय से पहले एक उन्नत सुरक्षा कवच की आवश्यकता होगी। हाँ विक्रम, समझ गया। एक खिड़की के पार दूर ग्रह के क्षितिज को निहारते हुए हमारे चारों ओर चावनी विप्लव का दौर है। बुध का दिन शुरू होने को और यहाँ गहरा तापमान है। लेकिन राहुल ने जो किया उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमने इरा के नमूनों की जांच जारी रखी है, लेकिन किसी भी रिकॉर्ड में एलियन जीवन के लिए अनुकूल कोई संकेत नहीं मिला। फिर भी उसके अस्तित्व ने हमारी समझ को चौंका दिया है। वह खुद से बतियाती हुई, क्या सचमुच ऐसा कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे? बुध का वातावरण के बराबर है। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं, सूरज तीव्र और अनियंत्रित। दिन में तापमान 200 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये सभी को अनुभूति हो रही है कि समय घटता जा रहा है। नायना मॉनिटर की स्क्रीन की ओर देखते हुए, मैं जीवन समर्थन मॉनिटरिंग कर रही हूँ। चालू हवा का दबाव सभी मॉड्यूल स्थिर, लेकिन बाहर की सतह पर रेडिएशन तीव्र है। हमने विस्मरण झिल्ली पहन रखी है, लेकिन लंबा समय बाहर रहना मुश्किल होगा। स्क्रीन को फोकस करते हुए हमारे सेंसर ने बेस के आसपास की खदानों में 2 गर्मी अचानक बिंदु रिकॉर्ड किए हैं। यह सामान्यता नहीं है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि इराकी गतिविधि हो रही हो। गोपनीय अलर्ट रिकॉर्ड दिखाओ। क्रेटर के पास 2 उष्मा स्पाइक आए। अचानक बिजली चमकी जैसी लाइट फ्लेम समान। हमने पहले ऐसा नहीं देखा। क्या क्या किसी ने बेस के बाहर कोई उपकरण छोड़ा है? या फिर नरेटर? आदित्य, नायना और विक्रम बेस के ऊपरी कक्ष से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। उनके ख्यालों में पिछले हादसे की परछाई है और इरा की छवि बार बार आंखों में घूम रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इरा हमें आंतरिक रूप से देख रही है। उसकी उपस्थिति अब हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में घुल गई है। क्या वह हमें समझ रही है या हम उसे? रखते हुए हृदय को छूने वाली आवाज। कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं? मैंने राहुल से वादा किया था कि हम उसका बदला लेंगे, मिशन पूरी करेंगे। हमें शांत रहना है, बस कुछ और दिन। आदित्य, देखो, सेंसर फिर से अलर्ट दे रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एनालॉग संकेत देखते हुए, ये अलग तरह की गतिविधि है। बेस के बाहर निकलने में देरी लोग। नरेटर, तीनों धीरे धीरे बेस के लिफ्ट में उतरते हैं। दोनों ओर कांच की खिड़की से बाहर सूरज की दर्दनाक भट्ठी दिख रही है। वातावरण के बिना स्थगित प्रकाश का तानों और स्याही माटी का काला स्वरूप वैज्ञानिकों के मन पर अतिरिक्त दबाव बनाता है। गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, हम सभी बाहर निकलेंगे, लेकिन सावधान, हर कदम पर। नरेटर, जैसे ही वे बेस के दहलीज से बाहर कदम रखते हैं, धरती की सतह अचानक चमकीले सूर्य की रोशनी से चमक उठती है, जिससे उनकी विजाएं टिमटिमाने लगती है। जैसे ही आदित्य, नायना और विक्रम बेस से बाहर निकलते हैं, उनके स्पेस सूट की बाहरी परत पर सूरज की आग जैसे थपेड़े पड़ते हैं। बुध ग्रह की जमीन कोई साधारण जमीन नहीं है। यह पत्थर नहीं, बल्कि जमी हुई आग जैसी महसूस होती है। हर कदम पर सूट के नीचे कंपन होता है, जैसे ग्रह खुद सांस ले रहा हो।
आदित्य आगे बढ़ते हुए लगातार अपने हेलमेट के अंदर सांसों को गिन रहा है। उसे बार बार राहुल की आखिरी चीख याद आ रही है जब उसका कम्युनिकेशन अचानक कट गया था। नायना की नजरें जमीन पर जमी हुई हैं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा है। उसे लगातार ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरी मौजूदगी उनके चारों ओर घूम रही है। विक्रम अपने हाथ में पकड़े स्कैनर को देखता है। स्क्रीन पर रेखाएं असामान्य तरीके से कांप रही हैं। यह थर्मल पैटर्न सामान्य नहीं है, वह बोलता है। यह किसी प्राकृतिक गतिविधि जैसा नहीं लग रहा। आदित्य रुक जाता है। तो फिर यह क्या है? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहता है, जैसे कोई जीवित चीज जो खुद को छुपा रही हो। इतने में नायना की आवाज कांप जाती है। आदित्य, पीछे देखो। तीनों मुड़ते हैं। कुछ दूरी पर एक चट्टान के पास नीली रोशनी हल्के हल्के धड़क रही है। वही रोशनी जिसे वे पहले भी देख चुके थे, लेकिन इस बार वह पहले से अलग दिख रही है। उसकी देह पहले से ज्यादा स्पष्ट है। लंबा मानवीय आकार, लेकिन त्वचा पारदर्शी सी, जैसे उसके भीतर कोई और रोशनी बह रही हो। उसकी आंखें नहीं दिख रही, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वह सीधे आदित्य को देख रही हो। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगता है। इरा उसके मुंह से अनायास निकल जाता है, और उसी पल इरा एक कदम आगे बढ़ती है। नायना पीछे हट जाती है। ये हमारे बहुत पास आ रही है आदित्य, हमें वापस बेस जाना चाहिए। लेकिन आदित्य हिल नहीं पाता। उसके दिमाग में अजीब सी आवाज गूंजती है। कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास, एक अपनापन, एक भरोसा। विक्रम अचानक चिल्लाता है, आदित्य, अपना कम्युनिकेशन चैनल बंद करो अभी। लेकिन देर हो चुकी होती है। आदित्य के सूट के अंदर के मॉनिटर अचानक गड़बड़ाने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज, फिर अचानक सामान्य से भी शांत। उसकी आंखों के सामने धरती, बचपन, नीला आसमान, सब कुछ एक साथ घूम जाता है। इरा बिल्कुल सामने खड़ी है। उसकी आवाज नहीं है, लेकिन आदित्य के दिमाग में शब्द उभरते हैं। तुम डरते नहीं हो? आदित्य धीरे से बोलता है, नहीं, मैं समझना चाहता हूं। नायना और विक्रम दोनों स्तब्ध हैं। वे देख रहे हैं कि आदित्य और इरा के बीच कोई अदृश्य संपर्क बन चुका है। और तभी विक्रम के स्कैनर से तेज बीप की आवाज आती है। विक्रम स्क्रीन देखता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। नायना पीछे। नायना मुड़ती है। उसके पीछे जमीन पर वही नीली रोशनी फैल रही है, लेकिन इस बार वह इरा नहीं है। यह कुछ और है। एक परछाई जो आकार बदल रही है। अगले ही पल नायना की चीख बेस के साइलेंट वातावरण में गूंजती है। उसका सूट अचानक गर्म होने लगता है। तापमान असामान्य गति से बढ़ रहा है। वह अपने हाथों से हेलमेट पकड़ती है। मेरा सूट फेल हो रहा है आदित्य। आदित्य जैसे नींद से जागता है। नायना। विक्रम दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है, जमीन के नीचे से नीली रोशनी उठती है और नायना के पैरों को जकड़ लेती है। उसकी चीख धीमी पड़ती जाती है। कुछ सेकंड, और फिर सब शांत। जहां नायना खड़ी थी, वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन और उसका टूटा हुआ कम्युनिकेशन मॉड्यूल पड़ा है। विक्रम कांपता हुआ पीछे हटता है। यह हत्या थी। आदित्य कुछ नहीं बोलता। वह सिर्फ इरा को देखता है, और पहली बार इरा की देह की रोशनी बदलती है, नीले से हल्के लाल रंग में, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। बेस के अंदर अलार्म बजने लगते हैं, और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यह साफ हो जाता है कि बुध ग्रह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह एक चेन है। नायना की मौत के बाद पूरा इलाका जैसे अचानक और ज्यादा शांत हो गया था। बुध ग्रह पर पहले भी सन्नाटा था, लेकिन अब वह सन्नाटा भारी लगने लगा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजता है। विक्रम अभी भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। स्पेस सूट के अंदर उसका पसीना ठंडा पड़ चुका था। उसने जिंदगी में मशीनें टूटते देखी थी, सिस्टम फेल होते देखे थे, लेकिन किसी इंसान को इस तरह बिना छुए मरते हुए यह उसने कभी नहीं देखा था। वह धीमी आवाज में बोलता है, आदित्य, यह दुर्घटना नहीं थी, यह चुना गया था। आदित्य कुछ नहीं कहता। उसकी नजर अब इरा पर टिकी हुई है। इरा अब उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी देह के चारों ओर रोशनी हल्की हल्की लहरों की तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नायना की मौत से कुछ सीख लिया हो या कुछ हासिल कर लिया हो। आदित्य का दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, भागो, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। और दूसरी, जो अजीब तरह से शांत थी, इरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, वह सिर्फ समझ रही है। विक्रम अचानक चिल्लाता है, आदित्य, बेस चलो अभी। अगर हमने कंट्रोल रूम को अलर्ट नहीं किया तो अगला नंबर हमारा होगा। आदित्य जैसे झटके से होश में आता है। वह हीरा की तरफ एक आखिरी बार देखता है।
उस पल उसे लगता है जैसे ईरा ने हल्का सा सिर झुकाया हो, सम्मति में या चेतावनी में। दोनों बेस की ओर दौड़ते हैं। बेस के दरवाजे बंद होते ही अंदर का वातावरण बदल जाता है। एयर लॉक के भीतर जैसे ही प्रेशर नॉर्मल होता है, विक्रम जमीन पर बैठ जाता है। उसकी सांसें बेकाबू है। हम दो लोग खुदबुदा है और किसी को अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता। कंट्रोल रूम में बाकी वैज्ञानिक पहले से इकट्ठा है। डॉक्टर आर्व, टीम का प्रमुख वैज्ञानिक, सबसे आगे खड़ा है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिज्ञासा। क्या हुआ बाहर? वह पूछता है। विक्रम जवाब देने से पहले आदित्य की तरफ देखता है। आदित्य गहरी सांस लेता है और बोलता है, नायना मर चुकी है और ये किसी सिस्टम फेलियर की वजह से नहीं हुआ। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। डॉक्टर माया, जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देख रही थी, धीरे से पूछती है, तो फिर वजह क्या थी? आदित्य थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, ईरा। ये नाम सुनते ही कुछ चेहरे सख्त हो जाते हैं, कुछ और ज्यादा डर से भर जाते हैं। आरव की आंखें चमक उठती हैं, तो वह अब भी संपर्क में है। विक्रम गुस्से में बोल पड़ता है, संपर्क? वह हमें मार रही है आरव। आरव शांत स्वर में जवाब देता है, या शायद वह हमें बदल रही है। अब आदित्य चौंकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? आरव स्क्रीन ऑन करता है। उस पर ईरा से जुड़े डेटा, स्कैन और पैटर्न दिखते हैं। नायना की मौत के बाद आरव समझाता है, ईरा की एनर्जी सिग्नेचर बदल गई। वह और स्थिर हो गई है, जैसे उसने कुछ अवशोषित किया हो। माया धीमी आवाज में बोलती है, मतलब वह इंसानी ऊर्जा सीख रही है? कमरे में डर और बेचैनी एक साथ फैल जाती है और तभी बेस के बाहरी सेंसर फिर से अलर्ट देने लगते हैं। स्क्रीन पर वही नीली परछाई दिखाई देती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं, वहां कई हल्की रोशनियां हैं। आरुव धीरे से बोलता है, वह अकेली नहीं है। यहीं से सच्चाई साफ होने लगती है। ईरा सिर्फ एक एलियन नहीं है, वह एक शुरुआत है। जो बुध ग्रह पर आया है, वह वापस इंसान बनकर लौटेगा या नहीं, अब यह तय नहीं है। अब कहानी और अंदर तक उतरती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से हर शब्द भविष्य बदलने वाला है। बेस के कंट्रोल रूम में नीली रोशनियां धीमी धीमी धड़क रही थीं। स्क्रीन पर बुध ग्रह की सतह का लाइव फीड चल रहा था और उस फीड के बीच बीच में जो परछाइयां दिख रही थीं, वे अब भ्रम नहीं लग रही थीं। वे साफ थीं, जिंदा थीं। डॉक्टर आरव स्क्रीन के बहुत पास खड़ा था, जैसे वह उन परछाइयों के भीतर झांकना चाहता हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में वह भूख थी जो हर बड़े वैज्ञानिक में होती है, जानने की भूख। माया उसके पास आकर खड़ी होती है। आरव, तुम बहुत शांत हो, 2 लोग मर चुके हैं। आरव बिना नजर हटाए बोलता है, और अगर हम अभी नहीं समझे कि यह सब क्यों हो रहा है, तो 2 नहीं, सारे मरेंगे। आदित्य कुर्सी पर बैठ जाता है, उसके हाथ आपस में भींचे हुए हैं। तुम कह रहे थे कि यह मिशन यूं ही नहीं भेजा गया, अब पूरा बताओ। कमरे में मौजूद बाकी वैज्ञानिक, डॉक्टर समीर, डॉक्टर लीना एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, डॉक्टर कबीर न्यूरोसाइंटिस्ट और इंजीनियर रोहन, सबकी नजरें अब आरव पर टिकी हैं। आरव गहरी सांस लेता है। सच यह है, वह कहना शुरू करता है, कि यह मिशन बुध ग्रह पर जीवन खोजने के लिए नहीं भेजा गया था। कमरे में हलचल मच जाती है। तो फिर? रोहन पूछता है। आरव स्क्रीन बदलता है। अब एक पुरानी फाइल खुलती है, धरती की, गोपनीय। पिछले 20 वर्षों से आरव समझाता है, धरती के चारों ओर एक अजीब रेडिएशन पैटर्न रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह न सूरज से आता है, न किसी घात ग्रह से। वह रुकता है। इसका स्रोत बुध ग्रह है। माया की आवाज भर्रा जाती है। मतलब यह सब पहले से शुरू हो चुका था? आरव सिर हिलाता है। हाँ, और ईरा, वह कोई अचानक मिलन नहीं है, वह प्रतिक्रिया है। आदित्य धीरे से पूछता है, किस चीज की प्रतिक्रिया? आरव जवाब देता है, इंसानों की। अब सब चुप हो जाते हैं। आरव आगे बोलता है, बुध ग्रह पर ऐसा जीवन है जो शरीर से नहीं, चेतना से विकसित होता है। ईरा उसी प्रजाति का एक रूप है। वह भावनाओं से सीखती है, डर, प्रेम, लालच, यही उसका भोजन है। कमरे में ठंडक और बढ़ जाती है। कबीर, जो अब तक शांत था, अचानक बोलता है, तो फिर आदित्य, वह उससे क्यों जुड़ पा रहा है? सब आदित्य की तरफ देखते हैं। आदित्य घबराकर बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं बस उससे डरता नहीं हूं। कबीर धीरे धीरे आदित्य के पास आता है। यही समस्या है। वह स्क्रीन पर एक ब्रेन स्कैन दिखाता है। इरा उन दिमागों से जुड़ती है जो भावनात्मक रूप से खुले होते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो अकेले हैं। यह बात आदित्य को भीतर तक चुभ जाती है और तभी एक अलार्म फिर बजता है, इस बार अंदर से।
डॉक्टर समीर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। उसकी आंखों के नीचे नीली नसें उभरने लगती हैं। लीना उसकी तरफ बढ़ती है। समीर, रुको। लेकिन समीर पीछे हट जाता है। उसकी आवाज बदलने लगती है। तुम लोग बहुत शोर करते हो। अब सबको समझ आ जाता है, इरा बाहर नहीं है, वह अंदर आ चुकी है और उसने अपना अगला माध्यम चुन लिया है। समीर की आंखों में अब वही हल्की नीली चमक है। आदित्य खड़ा हो जाता है। समीर, तुम ठीक नहीं हो। समीर मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं लगती। मैं पहले से बेहतर हूं, कहता है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। और इसी पल कंट्रोल रूम की लाइटें एक एक करके बंद होने लगती हैं। अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में इरा की आवाज पहली बार साफ सुनाई देती है। यह सिर्फ शुरुआत है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां मौत सिर्फ अंत नहीं, परिवर्तन है। अंधेरे कंट्रोल रूम में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, समीर की आंखों की नीली चमक। वह बिल्कुल शांत खड़ा था, न कोई दर्द न घबराहट, जैसे उसका शरीर वही है लेकिन अंदर कुछ और बैठ चुका है। आदित्य एक कदम आगे बढ़ता है। समीर, मेरी तरफ देखो। समीर धीरे धीरे सिर घुमाता है। उसकी आवाज अब भारी नहीं बल्कि बहुत नरम हो चुकी है। आदित्य, तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या है? वह मुस्कुराता है। मुझे अब डर नहीं लगता। माया पीछे हटते हुए फुसफुसाती है। ये वही स्टेज है जिसके बारे में फाइल्स में लिखा था। आरव तुरंत उसकी तरफ देखता है। कौन सी फाइल्स? माया घबराई हुई आवाज में बोलती है, सरकारी साइको प्रोजेक्ट, जिसमें लिखा था कि अगर कोई बाहरी चेतना इंसानी दिमाग से जुड़ जाए तो पहला लक्षण होता है डर का खत्म हो जाना। अब रोहन चिल्ला उठता है, मतलब ये इंसान नहीं रहा? समीर हंस देता है। इंसान नहीं, मैं अब अधूरा नहीं हूं। और तभी उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाता है। कोई मशीन नहीं, कोई तार नहीं, बस हवा में तैरता हुआ इंसानी शरीर। लीना रोते हुए बोलती है, यह असंभव है। आरव की आंखों में डर के साथ साथ चमक है। नहीं लीना, यह अगला चरण है। आदित्य अचानक गुस्से में चिल्लाता है, बस ये कोई प्रयोग नहीं है, ये जिंदा लोग हैं। उसी पल आदित्य के दिमाग में एक जाना पहचाना एहसास उतरता है, इरा। लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी बाहर नहीं, सीधे उसके भीतर है। वह दर्द में नहीं है। इरा की आवाज आदित्य के मन में गूंजती है, तुम लोग दर्द को मौत समझते हो, हम उसे विकास कहते हैं। आदित्य कांपता है, तुम क्या चाहती हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब, तुम्हारी दुनिया। उसी पल समीर जमीन पर गिरता है, लेकिन वह मरता नहीं, वह बदल चुका है। उसकी त्वचा पर हल्की नीली रेखाएं उभर आती हैं। उसकी सांसें स्थिर है, बहुत ज्यादा स्थिर। कबीर धीरे से कहता है, उसका न्यूरल पैटर्न अब इंसानी नहीं है। और तभी बेस के एक और सेक्शन से जोरदार धमाके की आवाज आती है। रोहन की आवाज कम्युनिकेशन सिस्टम पर गूंजती है, इंजीनियरिंग बे में कुछ गड़बड़ है, सिस्टम अपने आप रिकॉन्फ़िगर हो रहा है। आरव भागता है, आदित्य उसके पीछे। इंजीनियरिंग बे में पहुंचते ही वे देखते हैं मशीनें अपने आप चल रही हैं, कोड बदल रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। कबीर की आवाज कांपती है, ये धरती की फाइल्स हैं। आदित्य सन्न रह जाता है। आरव धीमी आवाज में बोलता है, मानव जैविक संरचना, भावनात्मक प्रतिक्रिया, सैन्य नेटवर्क। आदित्य चीखता है, रुको इसे। लेकिन स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है, ट्रांसफर कंप्लीट। अब सब समझ जाते हैं, यह मिशन खोज के लिए नहीं था, यह एक डेटा ब्रिज था। इरा और उसकी प्रजाति इंसानों को मार नहीं रही, वे उन्हें कॉपी कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा समझता है, जो सबसे ज्यादा महसूस करता है, वही उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। आदित्य। इरा की आवाज फिर गूंजती है, तुम अलग हो, इसलिए तुम जरूरी हो। आदित्य आंखें बंद कर लेता है। उसे एहसास हो चुका है, अब अगर वह टूट गया तो धरती टूटेगी, और अगर वह बचा तो शायद कोई और नहीं बचेगा। आदित्य की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर में अकेला नहीं है। इरा की मौजूदगी अब किसी आवाज की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह थी, जैसे कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। उसके सामने यादें खुलने लगीं। धरती, बचपन, उसकी माँ जो कहती थी, तू हमेशा ज्यादा महसूस करता है आदित्य, यही तुझे मजबूत भी बनाएगा और कमजोर भी। इरा की भावना उसके भीतर उतरती है, तुम्हारी दुनिया थकी हुई है, तुम लोग खुद को ही खा रहे हो। आदित्य धीरे से बुदबुदाता है, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। इसी बीच कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच चुकी है। लीना रो रही है। रोहन बार बार सिस्टम को मैनुअली बंद करने की कोशिश कर रहा है। कबीर की आंखें समीर पर टिकी है, जो अब पूरी तरह बदल चुका है।
समीर दीवार के पास खड़ा है। उसकी त्वचा अब पहले जैसी नहीं रही। नीली रेखाएं अब स्थिर नहीं, वे चल रही हैं जैसे नसों में कोई और खून बह रहा हो। माया कांपती आवाज में कहती है, क्या तुम हमें सुन सकते हो? समीर धीरे से सिर घुमाता है। मैं तुम्हें सुनता हूं, वह कहता है, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरह महसूस नहीं करता। और तभी वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कंट्रोल पैनल अपने आप फटने लगता है। चिंगारियां उड़ती हैं। बेस का एक सेक्शन सील हो जाता है। रोहन चिल्लाता है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। अगर सेक्शन बंद नहीं हुआ तो हम सब बाहर के तापमान में जल जाएंगे। आदित्य दौड़ता हुआ आता है। कौन अंदर फंसा है? लीना रोते हुए बोलती है, डॉक्टर कबीर। सबकी सांस रुक जाती है। कबीर उस सेक्शन के अंदर है जहां दरवाजा अब बंद हो चुका है। कांच के उस पार वह दिख रहा है, पसीने से तर, डर से भरा। वह चिल्लाता है, आदित्य, कुछ करो। आदित्य कंट्रोल पैनल पर हाथ रखता है, लेकिन सिस्टम उसकी नहीं सुन रहा। और तभी समीर बोलता है, उसे बचाया नहीं जा सकता। आदित्य गुस्से से उसकी तरफ मुड़ता है। ये तुम तय नहीं करोगे। समीर शांत है। तुम अब भी भावनाओं से सोचते हो। इरा की आवाज आदित्य के भीतर गूंजती है, अगर तुम उसे बचाओगे तो यह जगह स्थिर हो जाएगी, और अगर यह जगह गिरी तो तुम्हारी धरती तक असर पहुंचेगा। वह कांच के उस पार कबीर को देखता है। कबीर धीरे से मुस्कुराता है, जैसे वह सब समझ गया हो। आदित्य, वह बोलता है, अगर कोई तो रुको तो तुम रुको। मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक हूं, तुम भविष्य हो। और अगले ही पल बाहरी तापमान सेक्शन में घुस जाता है। कबीर की चीख, कुछ सेकंड और फिर खामोशी। लीना जमीन पर बैठ जाती है। माया की आंखें सुन्न हैं। एक और मौत। लेकिन इस बार यह सिर्फ बुध ग्रह की वजह से नहीं थी, यह एक चैन था। आदित्य की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वह समीर की तरफ देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है। इरा, वह मन में कहता है, अगर तुम मुझे इतना जरूरी मानती हो तो अब मेरी शर्तें सुनो। पहली बार इरा चुप हो जाती है, और फिर एक हल्की, लगभग इंसानी भावना उसके भीतर उतरती है। जिज्ञासा। कहो, वह कहती है। आदित्य आंखें खोलता है। अगर ये बदलाव होना ही है तो ये मेरी शर्तों पर होगा। तुम किसी और को हाथ नहीं लगाओगी। कुछ पल का सन्नाटा, फिर जवाब, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। और उसी पल आदित्य समझ जाता है, इरा को पहली बार डर महसूस हुआ है। अब तक आपने देखा कि बुध ग्रह पर गया ये मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। जहां पिछले भाग में भरोसे की नींव हिल चुकी थी, अब उसी नींव पर खड़ा पूरा मिशन दरकने वाला है। जहाज के भीतर कृत्रिम रोशनी लगातार मंद हो रही थी। दीवारों पर लगी नीली लाइट कभी तेज चमकती, कभी अचानक बुझ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज खुद किसी अनजाने डर में सांस ले रहा हो। वैज्ञानिक आर्व कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। डेटा साफ बता रहा था कि बुध ग्रह की सतह से लगातार एक अजीब तरह का सिग्नल आ रहा है। ये कोई रेडियो तरंग नहीं थी, ये कोई साधारण ऊर्जा भी नहीं थी। ये जैसे किसी जिंदा चेतना की पुकार थी। पीछे से धीमी आवाज आई, आर्व, तुम फिर वही सिग्नल देख रहे हो ना? यह आवाज थी इरा की। इरा, टीम की बायो एक्सो वैज्ञानिक। लंबा कद, गेहुआ रंग, आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई, जैसे वह इंसानों से ज्यादा किसी और दुनिया को समझती हो। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। और वही उत्सुकता आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। आर्व ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ, और ये सिग्नल अब हमारी भाषा के पैटर्न को कॉपी कर रहा है। ईरा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। इसका मतलब वो हमें समझ रहा। टीम में अब यह शब्द आम हो चुका था। कोई उसका नाम नहीं लेता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि नाम क्या रखा जाए। लेकिन सभी जानते थे, बुध ग्रह पर कुछ है, कुछ ऐसा जो देख रहा है, सीख रहा है और इंतजार कर रहा है। उसी समय मेडिकल सेक्शन से अलार्म बज उठा। डॉक्टर समीर की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, सभी लोग तुरंत मेडिकल बे में आए, अभी। जब पूरी टीम वहां पहुंची तो नजारा डरावना था। वैज्ञानिक रोहन बेड पर बैठा था। उसकी नसें काली पड़ चुकी थी। आंखों की पुतलियां असामान्य रूप से फैली हुई थी। वह पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी। क्या हुआ इसे? कमांडर माया ने पूछा। डॉक्टर समीर ने धीमी आवाज में कहा, इसके खून में एक नया जैविक तत्व मिला है। यह इंसानी डीएनए नहीं है, लेकिन यह शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। तो फिर? आरव की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने निगलते हुए कहा, यह उससे बदल रहा है।
इसी पल रोहन ने आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे इरा पर जा टिकी और फिर वह मुस्कुराया। वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। इरा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने नज़रें नहीं हटाईं। उस पल किसी ने महसूस नहीं किया कि इरा के दिल में डर नहीं था। वहाँ कुछ और था, खिंचाव, जैसे बुध ग्रह उसे बुला रहा हो। उस रात जब बाकी सब सोने की कोशिश कर रहे थे, इरा अकेले ऑब्जर्वेशन डेक पर खड़ी थी। सामने बुध ग्रह की जलती हुई सतह थी, लावा, धूल और अंधकार। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। यह आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में थी। तुम अलग हो। इरा की सांसें तेज हो गई। कौन हो तुम?" उसने फुसफुसाकर कहा। "जो तुम ढूंढ रही हो, वही।" इरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे पूरी तरह समझ रहा है, और उसी पल बुध ग्रह की सतह के नीचे कुछ जाग उठा। कुछ ऐसा जो अब सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं, पूरी धरती को बदलने वाला था। बेस के अंदर सब खामोश थे। स्क्रीन पर बुध ग्रह की सतह का लाइव फीड चमक रहा था, लेकिन वह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। हर झपकी के साथ अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। वैज्ञानिकों की सांसें धीमी हो रही थी और हर किसी की धड़कन तेज। आरव मेहता स्क्रीन के पास खड़ा था। उसके हाथ कंपा रहे थे। यह सिग्नल, यह पहले जैसा नहीं है, वह फुसफुसाया। यह हमारे दिमाग को पढ़ रहा है, हमारी भावनाओं को, हमारे डर को। माया, जो हमेशा शांत और हिम्मती रही थी, अब कांप रही थी। आरव, तुम ठीक हो? उसकी आवाज धीमी और लड़खड़ाती हुई थी। इसी बीच डॉक्टर समीर अपने बायो टैबलेट पर डेटा चेक कर रहे थे। अचानक उनकी आंखें बड़ी हुईं। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ चुका है। अगर हम नियंत्रण खो देंगे तो यह हमें बदल देगा। उस समय रोहन, जो बेस का इंजीनियर था, जोर से चिल्लाया। हमारे सेंसर लगातार अनियमित संकेत पकड़ रहे हैं। यह कोई तकनीकी फेलियर नहीं है, यह जीवित चेतना हमें ढूंढ रही है। इरा खामोश थी। उसकी आंखें बुध ग्रह की सतह की ओर लगी थी। उसके लंबे, हल्के सुनहरे बाल हवा में लहराए और चेहरे की मुस्कान में हल्की चिंता थी। उसका शरीर पूर्णतः मानव जैसी आकृति में था, खास, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, बल्कि वहां गहरी समझ और रहस्य था। आदित्य ने कदम बढ़ाया। इरा, क्या यह सच है? क्या यह हमें बदल रहा है? इरा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और इसे रोकना मुश्किल होगा। यह सिर्फ हमारी शक्ल नहीं, हमारी भावना, हमारी सोच भी बदल रहा है। हमें एक ही विकल्प बचता है, समझना और उसे नियंत्रित करना। उस समय बेस का एक सेक्शन अचानक हिलने लगा। मशीनों की आवाजें अनियमित हो गई। रोहन तुरंत भागा और पैनल चेक करने लगा। यह स्थिर नहीं है। यदि हम समय रहते सिस्टम को रीबूट नहीं करेंगे तो पूरा बेस ढह जाएगा। समीर ने गंभीरता से कहा, हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, और उस समय के भीतर हमें पता लगाना होगा कि यह चेतना कौन सी है और इसका उद्देश्य क्या है, वरना। उसने शब्द पूरा नहीं किया। उसकी आंखें स्क्रीन की ओर टिकी थीं, जहां बुध ग्रह की सतह पर नीली चमक उभर रही थी। इसी बीच अचानक समीर के शरीर में हल्की नीली रेखाएं दिखने लगीं। वैज्ञानिकों की धड़कनें रुक सी गई। ये क्या हो रहा है? माया फुसफुसाई। आरव ने धीरे से कहा, यह पहला निशान है। यह चेतना हमारे किसी एक सच को चुन रही है, और वही अगले चरण का माध्यम बनेगा। इरा ने आदित्य की तरफ देखा। तुम तैयार हो? उसने पूछा। आदित्य की आंखों में डर और हिम्मत का मिश्रण था। उसने सिर हिलाया, और तभी कंट्रोल रूम की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में केवल बुध ग्रह की नीली चमक ही बची। एक अजीब सी आवाज, जो किसी की नहीं थी लेकिन सभी ने सुनी, गूंज उठी, शुरुआत अब होती है। बेस के अंदर अब पूरी तरह अजीब माहौल बन चुका था। हर वैज्ञानिक की सांसें तेज, दिल की धड़कनें अनियमित। रोशनी लगातार बदल रही थी, कभी नीली, कभी हल्की लाल, जैसे बुध ग्रह खुद चेतना दिखा रहा हो। आरव मेहता स्क्रीन के पास खड़ा था। उसकी उंगलियां कंपा रही थी, लेकिन आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। सिग्नल अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा, यह हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है, वह धीरे से बोला। हमारे डर, हमारी इच्छा, हमारी कमजोरियां, सब इस चेतना के हाथ में हैं। इरा खड़ी थी, उसकी आंखों में चमक और डर का मिश्रण। उसका लंबा शरीर, जो इंसानी रूप में बिल्कुल परिपूर्ण था, अब अलग सा लग रहा था। उसकी पीठ पर हल्की नीली रेखाएं उभर रही थी, जो उसके हर मूवमेंट के साथ बदल रही थी। यह हमें सीखना चाहता है, समझना चाहता है, और शायद बदलना भी। उसने धीमी आवाज में कहा। कबीर सिन्हा ने अपनी आंखें समीर और रोहन पर टिका दी। हमें तुरंत तय करना होगा कि अगला कदम क्या है। यह चेतना अब सिर्फ हमारे शरीर से नहीं, हमारे दिमाग तक पहुंच चुकी है।
तभी रोहन की नज़र अचानक पैनल की तरफ गई। लाइटिंग सिस्टम अनियमित है। कंट्रोल खोने के साथ साथ बेस का तापमान तेजी से गिर रहा है। अगर हम रुक गए तो पूरी टीम खतरे में होगी। माया ने कांपती आवाज में कहा, समीर, क्या यह सच है? क्या हमें सच में बदल दिया जाएगा? समीर ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हमेशा ही इंसानी प्रयासों की सीमा होती है। अब हम उस सीमा पर खड़े हैं और जो इसे पार कर जाएगा वही अगले चरण का माध्यम बनेगा। इसी समय आरव की निगाह अचानक आदित्य पर पड़ी। आदित्य की आंखों में डर था, लेकिन भीतर से एक अजीब हिम्मत भी। ईरा ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम पहला विकल्प हो सकते हो, लेकिन यह तुम्हारा डर और प्यार पर निर्भर करेगा। आदित्य का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं है, यह अब मनुष्य बनाम चेतना की परीक्षा बन चुकी है। अचानक बेस का एक सेक्शन जोर से हिलने लगा। मशीनों की आवाजें अनियंत्रित हो गई। समीर और कबीर तुरंत भागे, लेकिन रोहन फंस गया। उसका शरीर नीली रेखाओं से ढक गया और धीरे धीरे उसकी त्वचा बदलने लगी। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रह गईं। लीना चिल्लाई, रोहन, रुको! लेकिन वह अब इंसान नहीं था। उसकी आवाज ठंडी और खाली लग रही थी। मैं नया हूं, उसने कहा। ईरा ने आदित्य की ओर देखा। तुम समझ गए ना? यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो पहली बार इसे सह लेगा, वही आगे का रास्ता तय करेगा। आदित्य धीरे से अपनी मुट्ठियां बांधता है। अगर मैं इसे सह पाऊं, तो मैं इसे नियंत्रित करूंगा। अगर नहीं, तो हम सब खो जाएंगे। उस समय बुध ग्रह की सतह पर नीली चमक तेज हुई। एक अजीब सा जाल फैलने लगा, जैसे चेतना पूरी बेस को घेरे। और तभी एक धीमी गहरी आवाज जो सबके दिमाग में गूंज रही थी कहती है, अगला चरण शुरू होता है और तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सहना होगा। बेस के अंदर अब हर कोई अपने आप में खो चुका था। नीली और लाल रोशनी बार बार बदल रही थी और हर झपकी के साथ वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। सारे वैज्ञानिक अपने अपने सेक्शन में खड़े थे, लेकिन अब कोई भी आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा था। आरव मेहता कंट्रोल पैनल पर टिका हुआ था। सिग्नल अब केवल हमारी भावनाओं को पढ़ नहीं रहा, ये उन्हें बदल रहा है, उसने फुसफुसाया। हमारे डर, हमारे संदेह, हमारे रिश्ते, सब उसकी पकड़ में है। इरा खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो पहले किसी इंसान में नहीं देखी गई थी। उसका लंबा शरीर, उसके सुनहरे बाल और उसकी तेज हाव भाव अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। वह धीरे से बोली, जो पहली बार इसे सही तरह से समझेगा, वही इस खतरे को रोक सकेगा। आदित्य अब सामने खड़ा था। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। उसने इरा की तरफ देखा। मैं इसे सहूंगा और इसे नियंत्रित करूंगा। तभी बेस का एक सेक्शन जोर से हिलने लगा। कबीर ने तुरंत सभी को चेताया, तुरंत सुरक्षित सेक्शन में जाओ। ये चेतना अब पूरे बेस में फैल रही है। रोहन, जिसने अब पूरी तरह बदल लिया था, बेस की दीवारों से टकराने लगा। उसकी नीली रेखाएं पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। मैं नया हूं और मैं तो बदल दूंगा। उसकी आवाज ठंडी और खाली थी। लीना चिल्लाई, रोहन, यह तुम्हारा असली रूप नहीं। लेकिन उसका शब्द हवा में खो गया। ईरा ने आदित्य का हाथ पकड़ा। तुम तैयार हो? यह पहला वास्तविक परीक्षण है। आदित्य ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं इसे सहूंगा। और तभी बुध ग्रह की सतह पर नीली चमक एकदम तेज हो गई, जैसे पूरे बेस को अपनी शक्ति में खींच लिया हो। आदित्य ने अपने डर का सामना किया। उसके सामने उसके माता पिता की यादें, उसकी गलतियां और उसका अकेलापन सब एक साथ गूंज रहे थे। लेकिन उसने मन को शांत रखा। उसने समझा कि केवल संवेदनाओं पर काबू पाने से ही इसे रोका जा सकता है। ईरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम सफल हो सकते हो, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी हथेली फैलाई और तभी नीली ऊर्जा धीरे धीरे उसके चारों तरफ जमा होने लगी। एक हल्की चमक जो पहले डरावनी थी, अब नियंत्रित होने लगी। सभी वैज्ञानिक हैरान थे। रोहन की नीली रेखाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। ये कैसे संभव है? कबीर ने हक्का बक्का होकर पूछा। ईरा मुस्कुराई। यह शक्ति केवल उस पर असर करती है जो खुद पर भरोसा रखता है कि बस खिलौने हैं। और इसी सन्नाटे में बेस के अंदर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन सभी जानते थे यह सिर्फ एक छोटा जीत का पल था। बुध ग्रह की असली परीक्षा भी बाकी थी। बेस के अंदर अब सभी वैज्ञानिक धीरे धीरे अपनी जगहों पर खड़े थे। नीली और लाल रोशनी का खेल अब और भी तेज हो गया था, जैसे हर झपकी के साथ बुध ग्रह अपनी चेतना के माध्यम से उनके दिमाग में उतर रहा हो। आदित्य ने अपने हाथ फैलाए। अभी भी हल्की नीली ऊर्जा उसके चारों ओर चमक रही थी।
उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह केवल खुद की नहीं बल्कि पूरे बेस की रक्षा कर रहा था। इरा उसकी ओर खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कान में अब विश्वास और रहस्य दोनों थे। तुमने पहले कदम को पार कर लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। उस समय बेस का एक और सेक्शन अचानक हिलने लगा। सिस्टम की मशीनों से आवाजें अनियमित हो गईं। यह चेतना अब पूरे बेस में फैल रही है, डॉक्टर समीर ने गंभीरता से कहा। अगर हम समय रहते इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कबीर ने आदेश दिया, सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी टीम के साथ सुरक्षित सेक्शन में जाएं और ध्यान रहे जो भी अलग होगा उस पर नजर रखें। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नीली रेखाएं अब पूरे शरीर में फैल गई थीं। वह धीरे धीरे बेस के अंदर घूम रहा था। मैं नया हूं और ये हमारा भविष्य तय करेगा। उसकी आवाज में अब इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा था। लीना कांपती हुई रो रही थी। रोहन, हम तुम्हें पहचान नहीं रहे, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन उसका शब्द हवा में खो गया। ईरा ने आदित्य को अपनी ओर खींचा। तुम्हें अब वास्तविक लड़ाई लड़नी होगी। यह सिर्फ डर का मुकाबला नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी भावना और हमारी पहचान का खेल है। आदित्य ने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया। उसने नीली ऊर्जा को महसूस किया और धीरे धीरे इसे नियंत्रित करना शुरू किया। एक अजीब शक्ति उसके अंदर समा रही थी। जो पहले डर लगती थी अब उसे समझ आ रही थी। सभी वैज्ञानिक हैरान थे। उनकी निगाहें आदित्य और इरा पर टिकी थी। यह पहला संकेत था कि मानव चेतना और बुध ग्रह की चेतना के बीच संवाद शुरू हो चुका है। इसी बीच बेस के अंदर अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। पीछे से अजीब आवाज आई, जो किसी इंसान की नहीं थी। जो अपनी भावनाओं और डर को समझ पाएगा वही अगली कड़ी बनेगा। ईरा ने धीरे से आदित्य से कहा, तुम तैयार हो? क्योंकि अब हम अंदर जाएंगे और असली रहस्य सामने आएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, इस बार मैं इसे पूरी तरह सामना करूंगा। नीली चमक अब बेस के हर कोने में फैल चुकी थी और वैज्ञानिकों को एहसास हुआ यह केवल शुरुआत थी। बेस के अंदर अब सन्नाटा गहरा हो चुका था। नीली चमक हर दीवार और कोने में फैल गई थी। वैज्ञानिक एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर लगता था जैसे बुध ग्रह उनकी हर सोच को पढ़ रहा हो। आदित्य अब पूरी तरह तैयार था। उसके हाथ में हल्की नीली ऊर्जा जमी थी। वह महसूस कर रहा था कि अब यह केवल उसका डर नहीं बल्कि पूरे मिशन का भविष्य है। ईरा उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्य और विश्वास की चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने अब तक की सबसे कठिन चुनौती को पार किया, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। कबीर और माया टीम को एक सुरक्षित कमरे में इकट्ठा कर रहे थे। हम सभी को मिलकर इसका सामना करना होगा, कबीर ने गंभीरता से कहा। अगर हम अलग होंगे तो ये चेतना हमें क्रमशः बदल देगी। इसी बीच रोहन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नीली रेखाएं अब पूरे बेस में फैल रही थीं। वह धीरे धीरे हर वैज्ञानिक के पास गया। उसकी आंखों में अब इंसानी भावनाएं नहीं थीं, केवल बुध ग्रह की चेतना का प्रभाव था। तुम सभी को बदलना मेरा उद्देश्य है, रोहन ने ठंडी आवाज में कहा। लीना कांप रही थी। रोहन, रुको, लेकिन उसका शब्द भी हवा में खो गया। ईरा ने आदित्य की ओर देखा। तुम्हें अब इसे रोकना होगा। यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी आत्मा का खेल है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने नीली ऊर्जा को महसूस किया और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करना शुरू किया। इस बार उसने अपनी भावनाओं और डर को पूरी तरह समझा। उसने देखा कि केवल जो अपनी असली भावना और प्यार को स्वीकार करता है वही इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। तभी बेस की दीवारों से हल्की कंपन होने लगी। सभी वैज्ञानिक अपने अपने सेक्शन में खड़े हो गए। नीली चमक अब आदित्य और इरा के चारों ओर केंद्रित हो गई, जैसे पूरी चेतना केवल उनके आसपास केंद्रित हो। इरा ने आदित्य से कहा, तुम तैयार हो? क्योंकि अब हम सीधे उसकी चेतना से संवाद करेंगे और अगर तुम इसमें सफल हो गए तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं तो यही हमारा अंत होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। इस बार मैं इसे पूरी तरह सामना करूंगा और मैं इसे रोशनी की तरह बदल दूंगा। नीली चमक तेज होने लगी और वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अब असली चुनौती शुरू हो चुकी है। नीली चमक अब पूरे बेस में फैल चुकी थी। वैज्ञानिक एक दूसरे की ओर डर और आश्चर्य की नजरों से देख रहे थे। हर किसी की सांसें तेज थी। हर कदम पर लगता था जैसे बुध ग्रह की चेतना उनके दिमाग में उतर रही हो। आदित्य अब अपने अंदर की पूरी ताकत महसूस कर रहा था। उसकी हथेली में हल्की नीली ऊर्जा संचित थी।
वह जानता था कि अब यह केवल उसका डर नहीं बल्कि पूरे मिशन का भविष्य तय करेगा। इरा उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्य और विश्वास की चमक थी। तुमने अब तक का सबसे कठिन कदम पार किया, उसने धीरे कहा। लेकिन असली परीक्षा अब है, तुम उसे सीधे महसूस करोगे। कबीर, माया और बाकी टीम सुरक्षित कमरे में खड़ी थी। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, यदि हम एक साथ नहीं खड़े होंगे तो यह चेतना हमें क्रमशः बदल देगी और रोहन जैसी स्थिति में हर कोई जा सकता है। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नीली रेखाएं बेस के हर कोने में फैल रही थीं। वह धीरे धीरे वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ रहा था। तुम सभी मेरी तरह बन जाओ और हमारी चेतना एक हो जाए। उसकी आवाज अब ठंडी और खाली थी। लीना कांपते हुए चिल्लाई, रोहन रुको। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। ईरा ने आदित्य की ओर देखा। तुम्हें अब इसे रोकना होगा। यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह हमारी सोच और आत्मा का खेल है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने नीली ऊर्जा को महसूस किया और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करना शुरू किया। इस बार उसने पूरी तरह अपनी भावनाओं और डर को समझा। उसने देखा कि केवल वही शक्ति को नियंत्रित कर सकता है जो अपने डर और प्यार को समझता है। नीली चमक अब आदित्य और ईरा के चारों ओर केंद्रित हो गई, जैसे पूरी चेतना केवल उनके आसपास केंद्रित हो। ईरा ने आदित्य से कहा, तुम तैयार हो? क्योंकि अब हम सीधे उसके साथ संवाद करेंगे। यदि तुम सफल हो गए तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, अगर नहीं तो यही हमारा अंत होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। मैं इसे पूरी तरह सामना करूंगा और इसे रोशनी की तरह बदल दूंगा। नीली चमक तेज हो गई। आदित्य ने अपनी चेतना को पूरी तरह सक्रिय किया। वह महसूस कर रहा था कि अब उसके और बुध ग्रह की चेतना के बीच सीधा संबंध बन चुका है। सभी वैज्ञानिक हैरान थे। वे देख रहे थे कि आदित्य अपनी शक्ति से रोहन और बाकी नीली ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने सीधे इस चेतना के प्रभाव को टाला। नीली और लाल रोशनी पूरे बेस में उछल रही थी। वैज्ञानिक अब बिल्कुल शांति से नहीं थे। हर झपकी के साथ बुध ग्रह की चेतना उनके चारों ओर फैल रही थी। हर आवाज, हर झटका, हर हलचल उनके दिमाग में गूंज रही थी। आदित्य पूरी तरह केंद्रित था। उसकी हथेली में नीली ऊर्जा स्थिर हो गई थी। वह जान गया था कि अब यह केवल लड़ाई नहीं है, यह उसके आत्मविश्वास, उसके प्यार और उसकी सोच का निर्णायक समय है। इरा उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब विश्वास और रोमांच की चमक थी। यह आखिरी मौका है, अब या कभी नहीं। कबीर, माया और बाकी वैज्ञानिक अब शांत खड़े थे। वे देख रहे थे कि आदित्य कैसे पूरी चेतना को टाल रहा था। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने सीधे इस खतरे का सामना किया। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नीली रेखाएं बेस के चारों ओर फैल गई थीं। वह धीरे धीरे वैज्ञानिकों की ओर बढ़ रहा था। तुम सभी मेरी तरह बन जाओ और हमारी चेतना एक हो जाए। उसकी आवाज अब और ठंडी और खाली थी। लीना ने जोर से चिल्लाया, रोहन, हम तुम्हें पहचान रहे हैं, रुको। लेकिन उसकी आवाज भी हवा में खो गई। ईरा ने आदित्य की ओर देखा। अब तुम्हें इसे रोकना होगा। यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं, यह हमारी सोच, हमारी आत्मा का खेल है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने नीली ऊर्जा को पूरी तरह महसूस किया। उसने अपने डर, अपने संदेह और अपने प्यार को स्वीकार किया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना शुरू किया। नीली चमक अब आदित्य के चारों ओर स्थिर हो गई, जैसे पूरी चेतना केवल उसके इरादों पर केंद्रित हो। वह धीरे धीरे रोहन और बाकी वैज्ञानिकों की नीली रेखाओं को सामान्य करने लगा। सभी वैज्ञानिक हैरान थे। वे देख रहे थे कि आदित्य की शक्ति ने पूरी चेतना को नियंत्रित कर लिया। रोहन की नीली रेखाएं फीकी पड़ने लगीं और उसकी आवाज में अब इंसानी स्वर वापस आ गया। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आदित्य ने थकी हुई सांस ली। हमें अब बेस को पूरी तरह सुरक्षित करना होगा और समझना होगा कि बुध ग्रह की चेतना क्यों हमारी तरफ आई। कबीर ने टीम को एक साथ बुलाया। हमने इसे रोका, लेकिन यह खतरा हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें तैयार रहना होगा क्योंकि अगले मिशन में और भी चुनौतियां होंगी। नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन बेस में अभी भी एक हल्की रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह चेतावनी थी, बुध ग्रह की शक्ति अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। और इस तरह एपिसोड 2 समाप्त होता है। सभी वैज्ञानिक थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में डर और रोमांच अब भी जिंदा था। इसी के साथ हम आज के एपिसोड का अंत करते हैं।
कल हम लाएंगे एपिसोड 3 जहां वैज्ञानिकों को नए रहस्य और बड़े खतरे का सामना करना होगा। और तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि तुम अगले थ्रिलिंग भाग को मिस न कर सको। याद रखना, क्लाइमैक्स टेल्स पर हर कहानी तुम्हें रोमांच और सस्पेंस की दुनिया में ले जाएगी।